अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, जो ज़रा पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शन में जो हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतज़ामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कह रहे थे आज के दीवार से लगाने का सिलसिला अगर जारी रहा तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे और सबको बता देंगे। वीडियो बनाकर उन्होंने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी है और पंजाब हुकूमत पर पुलिस गर्दी के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश का इल्ज़ाम भी आज खान साहब ने धर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबे में 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त बिजली और सोलर पैनल के ऐलान के खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। पीटीआई का यहाँ मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आला का ये ऐलान सियासी फ़ायदे के लिए है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने हमजा शहबाज को हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई को खदशा है कि इस ऐलान से ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ सकता है। अब इस पर रद्द अमल ऑब्वियसली हुकूमत की जानिब से क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है तो फिर उसके बाद मामला क्या होंगे, इस पर डिस्कस करने के लिए शाइख उस्मानी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। शाइख उस्मानी साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस बारे में कह दीजिएगा, ये जो पीटीआई ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है कि ये सियासी फ़ायदे के लिए हमजा शहबाज साहब ने किया है, तो क्या वज़ीर आला के पास इख्तियार नहीं है कि वो अपने अवाम को कोई रिलीफ पैकेज दे सकें? उस्मानी साहब, शाइख उस्मानी साहब गालिबन साथ मौजूद नहीं है। अली परवेज़ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बता दीजिए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के हमजा को यकीन दिला चुके हैं, यकीन दहानी करवा चुके थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ज़ाब्ता फैसले नहीं होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में जब 20 हल्कों में इलेक्शन होने वाले हैं तो इस ऐलान की लॉजिक समझ नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहती है हल्कों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, पहले जो आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर इमरान खान साहब की क्लिप चलाई है ना, जिसके अंदर उन्होंने चंद गुजारिशात अवाम के आगे पेश की, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं उसके ऊपर बात कर लूँ और फिर आपके सवाल पे आ जाता हूँ। गुजारिश इस तरह से है कि जी इमरान खान साहब को साथ ये भी तो उनकी समझ होनी चाहिए ना कि अगर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो आगे आके हमें बताएं तो सही कि कौन उनको दीवार के साथ लगा रहा है। जहाँ तक दस्तूर की जो भी समझ बूझ मुझे है, उसके अंदर तो इनके जो इत्तेहादी हैं वो इनकी हुकूमत के साथ, जो इनकी एक मखलूत हुकूमत थी, उससे पीछे हुए हैं और इनकी हुकूमत अपने वज़न तले, अपनी नालायकी के बोझ तले खुद गिर गई थी। तो इनको किसने दीवार के साथ लगाया है? अगर ये मरासले की बात कर रहे हैं तो उसकी असलियत भी एक दफ़ा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के नीचे हुई, उसके अंदर भी बयानियाँ बाहर उसका निकाल के पढ़ लें और बता दें कहां पे मुदाखलत हुई। उसके बाद जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के तहत जब वजीर आजमशिप के नीचे जब दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से वो जो साइफर का सारा बयानी है उसकी हवा निकाल दी गई थी। तो गुजारिश ये है कि इस तरह से मुझे सिर्फ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान जिस तरह से नेशनल इश्यूज के ऊपर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गैर मुनासिब है। उन्होंने आपकी खारजा पॉलिसी को भी इसके जरिए नुकसान पहुंचाया सिर्फ इसलिए कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि उनके इत्तेहादी उनसे पीछे हो गए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने आपकी मईशत के साथ तो जो बारूदी सुरंगें लगा के गए थे वो तो आपके सामने ही है। अब जो आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रही हैं और ये जो नया एक जो रिलीफ पैकेज हमजा शहबाज शरीफ साहब अवाम के आगे लेके आए, इसके पीछे बुनियादी सोच क्या है? बुनियादी सोच ये है कि पिछले 3-4 साल के अंदर जिस किस्म की महंगाई हमारे सामने आई है और उसके अंदर जिस किस्म की तकलीफ हमने घर घर डेरे डालते हुए देखी है, तो उसके मुताबिक हम समझते हैं कि जो लोवेस्ट रंग के ऊपर, लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपके दूं, 20 बिलियन रियाल, सर ये सिर्फ पंजाब में इलेक्शन से पहले क्यों हो रहा है सर? ये तो फिर वजीर आजम साहब को करना चाहिए ना, उनको सोचना चाहिए, तो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए सर।
ये सिर्फ वो 20 हलकों में जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तभी ये बुनियादी सोच क्यों आई है? क्यों देखें आप, ये तो देखिए क्यों आपको किसने कहा है जी? वजीर आजम साहब ने, आप किरण बताएं, उन्होंने क्या यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए उन्होंने क्या आवाम की तकलीफ को कम करने की कोशिश की कि नहीं की? उन्होंने पेट्रोल की जब कीमत बढ़ाई गई तो उसके अंदर उन्होंने कैश ट्रांसफर के जरिए क्या लोगों के जेबों के अंदर पैसे मुहैया करने की कोशिश की कि नहीं की? उसके अलावा BISP की रीच बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? उसके अलावा आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स लोन स्कीम है उसको दोबारा से एक्टिवेट किया कि नहीं किया? तो ये तो चीजें रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जो आपका वल्नरेबल सेगमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करें। अगर उसके अंदर कोई सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है तो आप उसके अंदर उसको किस तरह से रोक सकते हैं? अभी बजट पास हुआ है, उसके अंदर इन्होंने तो फ्री दवाइयां भी मुहैया करने के लिए एक दफा फिर पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने उसके अलावा फ्री डायलिसिस को भी दोबारा स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया है। तो क्या ये जो रियासत के मामलात हैं, जो अवाम के फलाह के काम है, क्या सूबाई हुकूमत इसलिए रुक जाए कि 20 हलकों के अंदर वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है? हमने तो आज तक ना पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी बदला है, ना IG बदला है, ना किसी और अफसर को बदला है। लाहौर के अंदर कमिश्नर भी वही है, डिप्टी कमिश्नर भी वही है। तो इस किस्म के फजूल किस्म के इल्जामात क्या कहते हैं लगाना गैर मुनासिब है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा जुनैरा असर भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तजियाकार हैं, पहली बार प्रोग्राम में शिरकत करी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये खान साहब किसके लिए कह रहे हैं? उनको किसको, कौन इनको दीवार से लगाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है? कह रहे हैं कि अगर मजबूर हो गया तो सब बता दूंगा। कुछ रह गया जो खान साहब ने बताना था, जो अब उन्होंने मजीद बताना है, वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर उन्होंने मुंतकिल कर दी है? थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी। देखिए, ये तो आप खान साहब से पूछें या PTI के किसी वर्कर से या किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछें, वही बता सकते हैं कि कुछ रह गया है या नहीं रह गया। मैं तो सिर्फ कमेंट कर सकती हूँ ऑन व्हाट ही इज सेइंग। द थिंग इज़ कि इस वक्त दो रियलिटीज़ चल रही हैं पाकिस्तान में, दो पैरेलल्स हैं। एक पैरेलल वो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे है और एक वो है जो सोशल मीडिया पे है। एंड वी ऑल नो कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में सेंसरशिप पहली दफ़ा नहीं आई है, हमेशा से है, और कम और ज़्यादा होती है। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कभी भी नहीं रही। अब खान साहब समेत जितने भी पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा वक्त क्यों आता है उन पे? मियाँ नवाज शरीफ पे भी ऐसा वक्त आया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे भी ऐसा वक्त आया, और आज इमरान खान पे आया है। तो ये जब एक सर्कल में घूम रहे होते हैं और एक ही तरीके से पावर ग्रैब का हिस्सा बन रहे होते हैं, उस वक्त इनको क्या नहीं मालूम होता कि अगली बारी इनकी होगी? सो बेसिकली समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर पॉलिटिकल डायस्पोरा। इनमें ख़राबी है, क्योंकि ये लोग वक्ती पावर लेने के लिए, वक्ती फ़ायदे लेने के लिए जहाँ से भी कुव्वत लेते हैं या जहाँ से भी हेल्प लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ये लोगों की ज़ुबान क्यों नहीं बनते? ये लोगों के मसाइल को क्यों नहीं देखते? ये गवर्नेंस के ज़रिए अपने वोट बैंक को एक्सपैंड क्यों नहीं करते? ये पावर सेंटर्स अगर कहीं और हमारी हिस्ट्री है तो उसकी तरफ क्यों देखते हैं? सो मेरे ख्याल है अगर लेसन ही ले लिया जाए कि कितने कितने अरसा तक जिला वतन रहना पड़ता है इन लोगों को, इनकी पार्टीज बिखर जाती हैं, फिर वापस आते हैं। अभी वो MQM के एक साहब इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ गए हैं, तो क्या ये सबक काफ़ी नहीं है? बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि खान साहब ने आज जो कहा वो क्यों कहा, तो ये सारे लीडर्स एक ही काम कर रहे हैं बार बार। सही। जुनैरा साथ ही मौजूद रहेगा शाइख उस्मानी साहब भी, जो कानूनी नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिख दिया है और ये कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब शाइख साहब, क्या एक वज़ीर आला के पास सर अवाम को रिलीफ देने का इख्तियार नहीं है? ये 22 जुलाई तक ये इख्तियार उनके पास नहीं है? अगर वो 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं? वो कानूनी नुक्ता नज़र क्या है इस पर? देखिए, अगर तो ये जो फैसिलिटी दी जा रही हो ये सिर्फ एक हलके में दी जा रही हो तो उस सूरत में तो ये गलत होगा। लेकिन अगर ये फैसिलिटी सारे इलाके के लिए दी जा रही है, सारे पूरे इलाके के लिए, और कोई डिस्टिंक्शन नहीं की जा रही एक में या दूसरे में, तो उस सूरत में इसमें कोई मुजाहिरा नहीं। चूँकि तो काम है चीफ मिनिस्टर का कि वो लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, ख़ासतौर से आजकल के ज़माने में जब इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं और लोगों की मुआशी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सही। तो सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में ख़त लेकर जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर नाकामी होगी? इस मरहले पर भी नाकामी होगी सर?
जी बिल्कुल, इसमें तो चीफ जस्टिस तो मेरे ख्याल में वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कोर्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेगी उसको, रजिस्ट्रार, ये तो वापस हो जाएगी, खत को गद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सही, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जुनैरा, आपको लगता है कि ये जो पैकेज दिया गया है ये मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इस वजह से दिया है कि जो ज़िमनी इंतखाब आ रहा है उसमें ऑब्वियसली फ़ायदा उठा सकें? डेफिनेटली देखें, लग तो यही रहा है, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस तो जिस तरीके से हमज़ा के इलेक्शन को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद, और उसके बाद भी उनकी प्रेजेंस रहना, और उसके बाद ये पैकेजेस दिए जाना, और उसके बाद बार बार कोर्ट का इंटरफेयर ना करना, क्योंकि कोर्ट का फिर काम है ना अपने अंडर ये सब कुछ कराए, अपने हुक्म की हुक्म अदूली ना होने दे। तो एक वन साइडेड, एक लोप साइडेड सा व्यू तो आ रहा है चीज़ों का, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ग्राउंड रियलिटीज़ जाके जब आप हलकों में जो लोग बात कर रहे हैं, जिन जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है, जब वो हलकों में जाते हैं तो जो पीपल सेंटिमेंट असल में ग्राउंड पे नज़र आ रहा है, वो ट्रांसपायर होता है कि नहीं होता इलेक्शन के दिन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो कितना फ्री एंड फेयर हो रहा है, ये प्री पोल क्या कुछ हो रहा है, ये सबके सामने है, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। सही है। सर, ये मुस्लिम लीग नून ने एक स्टेप लिया, ठीक है, हम समझ लेते हैं आपकी बात को, आप कह रहे हैं बुनियादी सोच है, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि ये रिलीफ अगर 22 तारीख के बाद हो जाता है सर? क्योंकि एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, 20 हल्कों का मामला है, और उसके ऊपर पूरे तमाम पंजाब के मामला टिके हुए हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि ये रिलीफ 22 के बाद दे दिया जाता? अच्छा देखें, गुजारिश इस तरह से किरण कि रियासत के मामलात ना सिर्फ इसलिए कि 10 हलकों के अंदर या 20 हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा है रुक नहीं जाते। आपको उस्मानी साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि ये सिर्फ उन हलकों के लिए कंसेशन नहीं दी जा रही जिसके अंदर यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। ये सूबाई हुकूमत ने अक्रॉस द बोर्ड, और इसके अंदर जो रिसिपिएंट्स होंगे उनके लिए भी बड़ी क्लियर कट आपने क्लासिफिकेशन रख दी है कि वो कौन लोग होंगे। जिन लोगों का पिछले 6 महीने के अंदर 100 यूनिट से कम की कंजम्पशन आएगी उनको ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे बता दें, क्या ये कमजोर तरीन लोग नहीं होंगे? आपके घर या मेरे घर तो हजारों के यूनिट्स का बिल आता होगा, यहाँ पे 100 यूनिट वाला जो है वो कौन होगा? जरा उसकी सोशल प्रोफाइल क्या होगी, जरा एक सेकंड के लिए देख लें और फिर मुझे जवाब दें कि क्या उसको रिलीफ हुकूमत को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और जहां तक आपने इस स्कीम की बात करी है तो मुझे बताएं, फिर दवाइयां भी फ्री क्यों ना बंद कर दें उन अस्पतालों के अंदर जहां पे ये इलेक्शन हो रहा है? क्यों ना वहां पे डायलिसिस की जो फैसिलिटीज है वहां पे वो भी बंद कर दी जाए? क्यों वहां पे सारे के सारे मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ना भेज दिया जाए? तो इस किस्म की लॉजिक के पीछे बुनियादी क्या सोच है मुझे तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह कि जुनैरा ने कहा कि जी हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन इन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। किसने बना दिया है मुझे आप बताएं? बड़ा क्लियर कट उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके पास अक्सरियत पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद होगी वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 197 या 198 इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट वोट मिले थे। तो किसने उनको उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया? सिर्फ इसलिए कि परवेज इलाही साहब अपनी हार को हजम नहीं कर सकते, उन्होंने वहां पे हमला कर दिया डिप्टी स्पीकर के ऊपर। क्या हमने नहीं देखा कि वो पिछले दरवाजे से परवेज इलाही साहब किन लोगों को अंदर घुसवा रहे थे और किन को वहां पे लोटे लेके असेंबली फ्लोर के ऊपर आए, और उसके बाद वहां पे क्या तूफान बदतमीजी हुआ? तो फॉर गॉड से इस मुल्क के अंदर कोई दस्तूर है उसकी कोई पासदारी करना, क्या ये जो आईनी ओहदेदार हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है? एक खातून जिनके बारे में ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता रहा कि वो बिल्कुल ही गैर सियासी हैं, पिछले कुछ दिनों से एक ऑडियो आई और ऑडियो के बाद मजीद चीजें जिसकी वजह से टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। अब उनके बारे में मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है, पहले जरा उनकी बात सुन लीजिए, फिर कुछ डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं उस पर डिस्कस करते हैं। जो आपका सूबा है ना पंजाब, 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। गैंग का सरगना इमरान खान था, लोगों को डाकू कहने वाला, तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला, तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। लूट रहा था खजाना। वो मनी गाला गैंग है जिसमें पिंकी पीरनी के बच्चे, बड़ा गोगी उसका खावन, बेदर्दी के साथ पंजाब के वसाइल में गदर मचाया। एक था सीपैक और इमरान खान ने जो मंसूबा बनाया उसका नाम था जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें से पंजाब के
अवाम का लूटा हुआ माल सीधा मनी गाला जाता था। बोलो शेम। तो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त के बाद उनके भाई पर भी करप्शन के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को कल बुलाया। अहमद मुश्तबा पर दीपालपुर में फ्रंट मैन ताहिर ज़हूर हैं, इनके ज़रिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके तामीरात करवाई गई हैं दुकानें, और उन्हें लीज़ पर देकर कौमी ख़जाने को तकरीबन 20 करोड़ का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को भी तलब किया है। ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के ठेकों की मंजूरी के एवज़ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। दोनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, सर मुस्लिम लीग नून बड़ी तनकीद करती थी कि जब ये फैमिली के लोगों पर केसेस बनाए जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। साबिक़ खातून अव्वल, उनकी दोस्त, फिर उसके बाद उनके भाई, उनसे मुंसलिक लोगों पर केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है। अब क्या समझते हैं आप सर, इन तमाम चीज़ों के सबूत भी मौजूद हैं या ये वही उसी तरह की सियासी रस्साकशी है जो पिछले टेन्योर में होती रही, जिस पर आप लोग तनकीद करते रहे? अच्छा किरण, मेरी जिस घराने के अंदर और जिस जमात के अंदर तरबियत हुई है ना, वहाँ पे वज़ादारी और बर्दाश्त की बड़ी अहमियत है। मैं आखिरी हद तक कोशिश करता हूँ किसी के ज़ाती मामलात के अंदर ना जाऊँ, पर मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी होगी कि एक सेकंड के लिए ये भी नज़र दौड़ा लें कि इस रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किस किस्म की यलगार बेगम कलसूम नवाज, उनकी जो तबीयत जब ख़राब हुई, उनकी इलालत के ऊपर, और मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बहुत पहले नहीं, अभी चंद साल पहले उन्होंने किस किस्म की यलगार की हुई थी, जब वो भी कोई सियासी ओहदा नहीं रखती थी। और उसके बाद आज जब उनकी अपनी इमरान खान साहब ने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी फर्स्ट लेडी जो पहले इमरान खान साहब की एहलिया जो थी बुशरा बीबी, उनके ऊपर इस तरह से बातें नहीं कसनी चाहिए, तो मैं गुजारिश ये करूंगा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं और उसके बाद आप अगले के ऊपर इसी तरह कीचड़ उठाते हैं, तो मजबूरन फिर अगले को भी उसका जवाब देना पड़ता है। इमरान खान साहब ने दो बातें की। उन्होंने कहा कि जी एक तो मेरे मामलात के साथ बुशरा बीबी का ताल्लुक कोई नहीं है, और दूसरा बात यह कि जी उनका सियासत से कोई मामला नहीं है। तो एक एक करके हम दोनों बातों को ले लेते हैं। ये जो अभी क्लिप आई है, जो उनके सोशल मीडिया हेड के साथ वो गुफ्तगू कर रही हैं और वो ये बता रही हैं कि जो सियासी तौर पे उनकी मुखालफत करते हैं उनको ब्रैकेट कर दिया जाए कि वो गद्दार हैं। तो क्या मुझे बताएं कि ये मुनासिब रवैया था? उसके बाद दूसरी बात ये कि वो तोशा खाना की घड़ियां बेचती हुई दुबई के अंदर पाई जाएं, वो आपके लोगों के साथ अंगूठियां और हार और उसकी पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करती रहे, और अंगूठीरे की वो बड़ा साइज होने की कंप्लेंट करती रहे, और उसके बाद फाइलों को टायर लग जाएं। तो उसके बाद अगर कोई बंदा इस किस्म के सियासत के मामलात के अंदर, रियासत के मामलात के अंदर मदाखलत करेगा, अपनी जो जगह है उसको इस तरह से अब्यूज करेगा, तो क्या उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं उठेगा? तो हमने तो कोई उनकी जाती, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर या किसी बात के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। ये तो सारी मीडिया के अंदर आप जैसे लोग ही लेके आए हैं बातें, जिनको आज इमरान खान साहब को क्योंकि वो तो आला इक़्तिदार की सियासत करने में बिलीव करते हैं। आपके पास सबूत नहीं है, जो मीडिया चीजें लेकर आया सामने, आप उसकी बुनियाद पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अली साहब, सबूत आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है क्या? जी मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि तोशा खाने वाला जो मामला है, तोशा खाने वाला जो मामला है, वो तो आपको अयाज सादिक साहब ने 2 दिन पहले बता दिया कि रेफरेंस फाइल होने को जा रहा है। उसके बाद जो हीरे की अंगूठी वाला मामला है, उसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द रेफरेंस सामने आता हुआ नजर आएगा। अरसलान खालिद वाली जो क्लिप जिसके अंदर गद्दारी का ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो तो आज फयाजुल हसन चौहान ने खुद आके टीवी पे कह दिया कि जी जो लोटे होते हैं उनको तो गद्दार समझना चाहिए। हालांकि जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए हैं, वो लोटे उस वक्त होते हैं जब वो किसी चमक के पीछे, किसी ओहदे के पीछे, किसी और जमात में जा रहे होते। वो तो हुकूमत को रद्द करके उन्होंने ऑपोजिशन की सफों में आके शमूलियत इख्तियार की थी। उसकी अली साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। जुनैरा साहिबा, आपको ऐसा महसूस होता है हमारे सिस्टम के तहत, क्योंकि ये पिछले टेन्योर में भी इस तरह से इल्जामात लगते रहे, पेशियों पे पेशियां भुगतते रहे, सीनियर पॉलिटिशियंस कस्टडीज में भी रहे, काफी टाइम उन्होंने वहां पर गुजारा, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। अभी जो साबिक वजीर आला पंजाब हैं, इनके ऊपर तो, इनकी करप्शन की तो मुसलसल बातें होती रही, सीनियर सहाफी इन पर बात करते रहे, उनके अपने लोग कहते रहे कि वो जबरदस्त करप्शन कर रहे हैं वहां पर। क्या आपको लगता है कि सिस्टम के तहत उनके ऊपर भी ये तमाम मामला साबित हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे?
देखिए किरण, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें दुनिया में आप किसी भी जगह पे जाके एक कोर्स भी करेंगी ना, छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स भी गवर्नेंस का, उसमें पता चलता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी साथ नहीं चल रही तो गवर्नेंस भी नहीं चल सकती। तो अगर हमारी गवर्नेंस में इतनी डीप रूटेड करप्शन मौजूद है तो कोई हुकूमत तो करे, पहल करे कि कम से कम लॉजिकल एंड तक पहुँचाए उन केसेस को जो वो अपने अपोनेंट्स पे बना रहे हैं। ये सिर्फ स्मीयर कैंपेन्स करना, ऑडियो रिलीज़ करना, एंड बाय द वे पढ़ी लिखी महज़िब दुनिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एविडेंस नहीं लिया जाता। वो किन सर्कमस्टांसिस में रिकॉर्ड हुई है, वो किन हालात में लोग बोल रहे थे, वो अंडर प्रेशर तो नहीं थे। देयर आर टू मेनी इफ्स एंड बट्स अटैच्ड टू दैट, लेकिन हमारे मुल्क में सब कुछ चलता है। तो पहले तो ये समझ लें कि अगर गवर्नेंस ठीक करनी है तो अकाउंटेबिलिटी तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है आपको तो पता है यहाँ पर सियासत के लिए ये ऑडियोज एंड वीडियोज इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आज बुशरा बीबी के गलत है तो फिर जो कल की मरियम नवाज साहिबा की ऑडियोज लीक होती थी वो भी तो गलत थी। Can I complete myself, please? जी जी प्लीज। जी, मैं किसी को भी यहाँ पे सही या गलत नहीं कह रही। हर एक की वीडियोस, हर एक की ऑडियोज आई हैं और ये बहुत ही गलत कल्चर है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप किसी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पे कोई लॉजिकल एंड तक तो नहीं जाता, कम से कम बदनाम तो हो जाता है ना, इतना तो फ़ायदा ओपोनेंट को पहुँचता है। तो फिर आप बताएं बचा कौन है? क्या इमरान खान की पार्टी में से कोई बचा है? क्या नवाज शरीफ के ख़ानदान में से कोई बचा है? सभी ने एक दूसरे के साथ वही कुछ किया जो हो रहा है। लेकिन जो असल में मैं जिस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हूँ वो है कि अगर किसी ने वाकई करप्शन की है उसको पकड़े जाना चाहिए। अगर उस्मान बुज़दार ने करप्शन की है, प्लीज़ आप उसको आज फाइल करें, आज उन्हें पकड़ें, ताकि हम भी देखें कि कहाँ पर अंजाम होता है, कहाँ पर जाके मामला ख़त्म होता है। लेकिन अगर साथ ही आपको ये नज़र आ रहा हो कि नैब में आज मंडे को कैबिनेट ने सेकंड बिल, अमेंडमेंट बिल जो अप्रूव किया है, उसके तहत प्रेसिडेंट से पावर्स ले ली गई हैं कि अकाउंटेबिलिटी के वो जजेस नहीं मुकर्रर कर सकते, फिर केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। IMF को कहना पड़ रहा है एज अ प्री कंडीशन टू योर लोन कि अगर आप ये करेंगे, आप अपनी एंटी करप्शन टास्क फोर्स को एक्टिव करेंगे तो हम आपको ट्रांश देंगे और तभी आप फैटअप से बाहर निकलेंगे। तो वेयर आर यू टेकिंग द कंट्री? इस स्मीयर कैंपेन का क्या फ़ायदा हो रहा है? सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद बिलाखिर नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कर लिया है। पहले ही नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद उन्हें बनाया जा चुका है, लेकिन सदारत के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इन दोनों के नामों पर मुशावरत हो रही है। कौन ज़्यादा मकबूल है और पार्टी की अक्सरियत किसके हक़ में है और क़यादत का माइंड इस वक्त है क्या? आसिम नसीर समा के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आसिम। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, सदारत के लिए ज़्यादा चांसेस किसके हैं? क्या सोच रही है लीडरशिप, और क्या मरियम सदारत की उम्मीदवार बनने की ख्वाहिशमंद है? आसिम मेरे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अब क्या होने जा रहा है? क्या मरियम नवाज साहिबा सदारत के लिए ख्वाहिशमंद हैं, और फिर पार्टी के अंदर किस हद तक ये देखने को मिलेगा कि शहबाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि पार्टी के अंदर कुछ इस तरह के डाइवर्शंस मौजूद हैं। कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जो मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन इस सारे मामले पर, सदारत के मामले पर कितनी यूनिटी दिखाई देती है? क्या होता है? क्या मरियम नवाज साहिबा खुद इस बात के लिए ख्वाहिशमंद है कि वो पार्टी की सदारत रखें, या फिर उनका इस वक्त जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की वो पॉलिटिक्स के जिसको वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रही हैं? इस वक्त भी जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी मरियम नवाज साहिबा को ये टास्क दिया गया है कि वो जलसे कर रही हैं, वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रही हैं। तो इस वक्त अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सबसे तवाना आवाज़ है
वो मरियम नवाज साहिबा की आवाज़ है। तो क्या जो पार्टी की लीडरशिप है वो ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत मरियम नवाज साहिबा के पास होनी चाहिए, या शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के साथ साथ पार्टी की सदारत को भी बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये 22 जुलाई के बाद, क्योंकि 22 जुलाई 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो ज़िमनी इंतखाब होना है 20 हल्कों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने में एक तासुर ऐसा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है वो बासानी इस इंतखाब को हासिल कर सकती है, क्योंकि उमूमन होता ये है कि जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इंतखाब में वही मैदान मार रहा होता है, वो चाहे आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हों तो वो भी फिर उसके बाद हुकूमत के पास ही, क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्पेस ज़्यादा होता है, वहाँ आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है पॉलिटिक्स करने का। सो लेट्स सी कि ये शहबाज शरीफ साहब क्या उनके लिए क्या सोच है इस वक्त पार्टी के अंदर, और मरियम नवाज साहिबा के लिए पार्टी के अंदर क्या सोच है, और ये दोनों क्या सोच रहे हैं? क्या सदारत को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, या मरियम नवाज साहिबा इस वक्त सिर्फ हार्डकोर पॉलिटिक्स को फोकस करना चाहती हैं? तो आसिम नसीर ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, अमार मसूर साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी अमार साहब आपको। सर, आपको मुस्लिम लीग नून के मामलात के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों के मामले पर कोई रस्साकशी हो सकती है पार्टी के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कोई रस्साकशी की है। देखिए, ये बड़े समझदार लोग हैं, हो सकता है कि कोई इख्तलाफात हो, और लेकिन ये आज तक ये मुशर्रफ के दौर से देख लीजिए, जो मर्जी कर ले, इनके इख्तलाफात विजिबल नहीं होते। और बेसिकली पार्टी की कमांड अगर जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे उस सारी पार्टी के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उस बात को तस्लीम करें। इसी वजह से ये सिचुएशन जो आप डिस्कस कर रही हैं, इसमें मेरे ख्याल में ज्यादातर गॉसिप ज्यादा है, हकीकत का ये। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की पर्सनैलिटीज बहरहाल फर्क है। मरियम नवाज ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस भी उनका रहा है। शहबाज तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहिएगा सर, आप बहुत अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग नून को समझते हैं, जानते हैं, तो इस वक्त पार्टी की बका के लिए, मजीद तावाना आवाज़ के लिए क्या ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा? देखिए, दोनों तरह के लोग दरकार होते हैं। एक तरह के लोग जो कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, सिस्टम को जानते हैं, सिस्टम को पहचानते हैं, उनके मुताबिक उनको वो सिस्टम चला सकते हैं उनको। दूसरी तरफ ये है, एक क्राउड पुलर होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपील होती है। नवाज शरीफ के बाद अगर कोई शख्स नून लीग को इलेक्शन जितवा सकता है तो मरियम नवाज का जो है अलावा कोई भी नहीं है। शहबाज शरीफ, अयाज सादिक साहब का बयान आपने सुना होगा, ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा था कि अयाज सादिक ने कि अगर मेरे साथ नवाज शरीफ का नाम ना हो तो मेरे हल्के में 200 वोट ना पड़े। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स बहरहाल इस सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, और मरियम नवाज साथ ही रहेगा सर, साथ ही मौजूद रहेगा, साथ ही मौजूद रहेगा। आसिम नसीर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, मियाँ साहब क्या हैं और बाकी पार्टी के अंदर क्या राय है, किसके चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको सदारत के लिए? आज बहुत शुक्रिया किरण। इस वक्त देखिए, इस वक्त जो बड़ी बात है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंतखाबात हैं, जो तकरीबन 3 माह की तखीर हो चुकी है, वो होने जा रहे हैं। और वो जब होने जा रहे हैं तो एक बड़ा नाम, शहबाज शरीफ तो अभी भी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन जो बड़ा नाम कहा जा रहा है वो बड़ा नाम है मरियम नवाज का। और मरियम नवाज के नाम के हवाले से इस वक्त जो सीनियर क़यादत है, ख़ासतौर पर जो उनका अपना कैंप है नवाज शरीफ का, वो बहुत सीरियस लेवल पर इस पर गुफ्तगू कर रहा है। और उनकी यही कोशिश है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने जानशीन का ऐलान अपने होते हुए करें, और जब वो वतन वापस आते हैं या बाहर रहते हैं वो मरियम नवाज को आगे लेके आएँ। क्योंकि जिससे अमार भाई भी बात कर रहे थे, इस वक्त सूरत बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर कोई कैंपेन चला सकता है, कोई फेस है, तो वो नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ के एक अपना उनका, हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से तो वो जाना पहचाना उनका एक चेहरा है, उनका एक उसी तरह का उनका रख रखाव भी है। लेकिन एक अवामी लीडर के लिए एक अवामी राय आमा बनाना, वो मरियम जो आप बात कर रहे हैं ना आसिम, ये बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े सीनियर एंकर्स ये बात कर चुके हैं कि
मियाँ साहब भी ख्वाहिश रखते हैं, मरियम नवाज साहिबा को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये क्या इंट्रा पार्टी ये शहबाज शरीफ साहब के लिए और हमजा शहबाज के लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, अगर तो फैसला हो जाता है और मरियम नवाज की सदर के ऊपर कंसेंसस हो जाता है, तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो क्यों नहीं उस पर राजी होंगे। तो बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मरियम नवाज का नाम सामने आ जाना, ये बिल्कुल एक वही बात है कि इसकी डिबेट अब शुरू हो चुकी है। ये आज नहीं, इस इलेक्शन में नहीं, तो साल 2 साल के बाद मरियम नवाज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो आपको सदर के तौर पर नजर आएंगी। और शायद यही एक वजह है, हमारे जो लंदन में भी जराए हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया था जब ये हमने खबर दी कि ये इस वक्त बहस अब चल पड़ी है, क्योंकि ये ईद उल अजहा के बाद और 17 जुलाई के बाद का इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि हम अपने इंतखाबात जो कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की तरफ से मुतअद्दिद इन्हें नोटिस भी हुए हैं। लेकिन जो बड़ी इसके अंदर जो चीज़ है जो हम देख रहे हैं वो ये है मेरी, बल्कि इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी अपने नाज़रीन के लिए बताऊं कि मैंने एहसन इकबाल से बात की इस मौजू पर। उनका भी कहना था और उन्होंने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा कि हम भी इस सोच पे, खासतौर पर मैं तो इस सोच पर हूँ कि मेरे पास अगर वफाकी वजारत है तो मैं पीछे हो जाऊँ और किसी और को मौका दूं। अगर एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी से भी हटते हैं, हम मरियम और शहबाज शरीफ के ऊपर तो कह दें कि फैमिली में कंसेंसस होना है, बाकी जमात को छोड़ दें आप। ये 5 बड़ों ने बात करनी है, इसहाक डार, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इन लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या पार्टी की भागदौड़ अब अमली तौर पर मरियम नवाज के पास होगी, क्योंकि पीछे मरियम नवाज ही इस वक्त पार्टी को चला रही हैं। जितनी कंपेन पिछले 2-2.5 साल में भी मरियम नवाज ने की, अभी भी अच्छा आसिम, इसको तो ठीक है, इसको तो हमने डिस्कस किया, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी बात कर रही थी कि अगर मुहिम की भी बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा को फ्रंट पर रखा जाता है, वो लीड कर रही होती हैं, वो एक तवाना आवाज बनकर उभर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो सदारत के नीचे फिर जो ओहदे हैं, जो को लीडरशिप है, क्या उनमें भी चेंजेस के हवाले से मामलात हैं और क्या उनके लिए कौन फेवरेट है? देखिए, मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है कि इस वक्त जो बात है कि जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल है, लेकिन एहसन इकबाल मेरी खुद सवा की उनसे गुफ्तगू हुई, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमें ये जो है ऑन जो साउंड बाइट दी और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा हमारा पार्टी से ऐसा शख्स जो कि वजीर नहीं है या वो असम्बली के अंदर नहीं है, तो वो बेहतर अंदाज से पार्टी की तंजीम साजी को कर सकता है। तो इसमें उनका हाउस बिल्कुल ओपन है। तो अगर हम नीचे हम देखेंगे इनके पास क्या लीडरशिप क्या रहती है, तो जो सबसे फेवरेट होंगे मेरी अपनी नज़र में भी और नून लीग की नज़र में भी, वो सरदार अयाज सादिक है, जो ना सिर्फ पार्टी के अंदर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कैंप के साथ हैं, बल्कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ उनके राब्ते हैं। तो वो अगर एक जनरल सेक्रेटरी ऐसा भी आ जाए कि जो तमाम लोगों से खुद राब्ते भी रख सकता हो, तो उससे जो मुफाहमत का भी और दीगर जो मामला है वो भी आसानी से इनकी जमात का चल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफी का एक बड़ा नाम है, क्योंकि वो नायब सदर है और जब उन्हें नायब सदर बनाया गया था तो उसने बड़ा उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार आ रही होती थी। ये काम भी वैसे आसिम अयाज सादिक साहब भी कर रहे होते थे। अमार साहब, समझते हैं आप कि ये अयाज सादिक बेहतर फैसला होगा पार्टी के मामला चलाने में? मैं आसिम नसीर की बात बिल्कुल नहीं सुन सका, मुझे एक जुमले में बता दें तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूं। आसिम कह रहे हैं कि उनकी एहसन इकबाल साहब से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि हुकूमत के मामलात से ज्यादा पार्टी के मामलात को देख रहा हो, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लेकर चल सकता है। और शायद अयाज सादिक एक ऐसा नाम है जो मामलात को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तंजीम साजी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अयाज सादिक एक बेहतर ऑप्शन होगा पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग के लिए? सीरियस डाउट है अयाज सादिक साहब जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि लोग जो है हमारे यहाँ खानदानी पॉलिटिक्स है, लोग उसी को पसंद करते हैं। जो हुकूमती मामलात हैं वो और तरह के हैं, लेकिन जो पार्टी के मामलात हैं उसमें बड़ी संजीदगी के साथ ही यकीनन देखिए 2 ही ऑप्शन हैं उसके लिए, या नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज साहब। वो तो पार्टी की सदारत के लिए है ना, मैं उसके बाद नीचे की बात कर रही हूँ, जो को लीडरशिप है। कोर लीडरशिप में तो जाहिर है उसमें हम जनरल सेक्रेटरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और शाहिद खाकान अब्बासी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ हैं जिनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पार्टी में, ये बड़े सीनियर लीडरशिप है। इसमें मेरे ख्याल में अयाज सादिक से पहले कई और नाम सामने आते हैं जो सेकंड टियर में आए।
सही, बहुत शुक्रिया आपका अमार साहब। आसिम नसीर, आप दोनों में शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो कुछ दिनों पहले बाबर गौरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ईद से पहले वो आ जाएंगे। आए तो हैं लेकिन अरेस्ट भी हो गए। साथ साथ उनके मामलात पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मैं तो था ही नहीं जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। मैं पाकिस्तान में काफ़ी इंसाफ मुझे उम्मीदें मिलेगा। अच्छा सर, आपको ये मालूम था इस केस के हवाले से? नहीं मालूम। आप पर सोलत मिर्जा ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुल्की अंबानी के कहने पर आपने कत्ल किया। तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ बेटा। अगर मैं गलत होता मैं वापस नहीं आता। और इलीगली अरेस्ट किया गया उनको किसी ऐसे केस में जिनमें उनको बताया नहीं गया। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एमकेएम रहनुमा बाबर गौरी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके कराची पहुंचे और पहुंचते ही गिरफ्तार हो गए। बाबर गौरी को आज सुबह इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 12 जुलाई तक 7 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। बाबर गौरी ने वतन वापसी से कबल सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर रखी थी। मनी लॉन्ड्रिंग पर ज़मीनों पर कब्जे और गैर कानूनी भर्तियों के केस में तो उन्होंने जमानत करवा ली थी, लेकिन उन्हें जिस केस में गिरफ्तार किया गया है वो है इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस, जिसमें उन्होंने जमानत नहीं ली थी। बहरहाल आज एटीसी से जिस्मानी रिमांड हो गया है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसी कर दी है और FIA नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। कानूनी महाज पर उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और आज की दोनों कार्रवाइयों से मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इरफानुल हक, उनसे डिटेल्स लेती हूँ। इरफान, जरा बताइएगा। सवाल नहीं सुन सका मैं। इरफान, इस तमाम आज की अपडेट्स के हवाले से बताइएगा, बाबर गौरी साहब की जमानतों के हवाले से भी, और जिस केस में उन्होंने जमानत नहीं की थी जिसमें उनकी गिरफ्तारी पर हो गई, इन तमाम मामलात पर जरा डिटेल दीजिएगा मुझे। देखिए किरण, इससे कबल जब उनके अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और 2 मुकदमात का उन्हें इल्म था, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और कब्जों का केस जो कि इस्लामाबाद में है दर्ज। इसके अलावा कराची में जो गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं PTI में, KPT में, उनके दौर में वो पाकी वजीर रहे हैं, वो पोर्ट्स एंड शिपिंग के, उस दौर में गैर कानूनी भर्तियों के एक रेफरेंस नैब ने बना रखा है जिसमें उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। ये 2 ऐसे मुकदमात थे जिसमें आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार, इसलिए उनके अहले खाना ने रुजू किया था अदालत से और हिफाजती जमानत जो कि 5 जुलाई तक अदालत ने मंजूर की थी, शायद वो वतन थे। वतन पहुंच इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बताया गया कि एक इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा है, जो कि बानी MKM की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए थे, उनमें से एक मुकदमा है जिसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है बाबर गौरी पर। उन्हें बताया गया कि इस मुकदमे में हम आपको हिरासत में ले रहे हैं और आज इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में 2 मुख्तलिफ नौइयत की कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पेश किया गया बाबर गौरी को पुलिस की जानिब से और बताया गया कि हमें इनकी जो इनसे रिमांड की ज़रूरत है, इनसे तफ्तीश करनी है, इनके जो दीगर मुलज़मान हैं इस केस के उनको भी गिरफ्तार करना है, इसलिए रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने 7 रोज़ का रिमांड मंजूर किया है और 12 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत की है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से उनके अहले खाना ने रुजू किया बाबर गौरी के और उनका ये कहना था कि चूंकि हिफाजती जमानत हासिल कर रखी थी बाबर गौरी ने, इसलिए उन्हें जो उनकी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई उन हुकाम के खिलाफ की जाए जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है। ताहम उनके वकील ने अदालत को बताया कि जो हिफाजती जमानत 2 मुकदमात में हासिल की थी उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है जिस पर अदालत ने हिफाजती जमानत में तोसी की है और हिदायत की है FIA को, नैब को कि इन मुकदमात में बाबर गौरी को ना गिरफ्तार किया जाए, बल्कि बाबर गौरी को ये हिदायत की गई है कि वो ताउन करें तफ्तीश में नैब से और FIA हुकाम से, ताकि जो मुकदमे की कार्रवाई है या तफ्तीश है वो कानून के मुताबिक आगे बढ़ सके, उसमें कोई रुकावट ना आए। अब ये 2 कार्रवाइयाँ एक साथ ही चल रही हैं पैरेलल, एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में
एक सिंध हाई कोर्ट में। जाहिर है कि अब सिंध हाई कोर्ट से जब उन्होंने हिफाजती जमानत हासिल की है और वो वतन वापस आ चुके हैं, तो अब ये दोनों मुकदमात में भी इम्कान है कि पेशरफ होगी। यकीनन FIA और नैब अपनी अपनी कार्रवाइयाँ पैरेलल जारी रखेगी। बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी होगा कि उनके आने के मकासद हैं क्या, क्योंकि जब भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो फैमिली से मिलने आ रहे हैं, लेकिन 2015 के गए अब जब 2022 में वापस आ रहे हैं तो अचानक से सिक्योरिटी की इदारे भी अलर्ट हो जाते हैं, गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो ये जरूर जानना पड़ेगा कि क्या वाकई वो खानदान से मिलने के लिए आए हैं या कोई और मकासद है। बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।